बच्चों 12th क्लास में हिंदी के अंतर्गत आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगी कहानी कर्मनाशा की हार। कहानी का क्या नाम होगा, इसके विषय में मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, पिछली वीडियो में इसकी स्टोरी बता चुकी हूँ, कर्मनाशा की हार। ठीक है, तो कर्मनाशा की हार की जो सारांश है हमें किस प्रकार से लिखना है वो मैं यहाँ आपको बोलकर समझा रही हूँ और आप सुनकर ही उसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे हैं बच्चों जो हमारे ग्रामर में छूट गए थे पीछे। ठीक है, वो टॉपिक यहाँ मैं आज आपको पूरे करा दूंगी। ठीक है, इस वीडियो में इससे नेक्स्ट वीडियो में वो सारे टॉपिक जो हमारे छूट गए थे ग्रामर के अंतर्गत वो मैं आज यहाँ कंप्लीट कराऊंगी। और जो छूटे हुए टॉपिक हैं उसमें जो मैंने पहले करा दिया था वो भी आपको रिवाइज एक बार करा दूंगी कि ये मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं हम कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा की हार प्रसिद्ध कथाकार शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। इस कहानी में प्राचीन विचारों एवं अंधविश्वासों को पूर्णतः नष्ट कर मानवतावादी दृष्टिकोण की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है। कहानी के प्रमुख पात्र भैरव पांडे और मुखिया फुलमतिया और कुलदीप साधारण युवक और युवती हैं, यानी इसके जो पात्र हैं वो साधारण है, कोई दिव्य या विशेष नहीं है। भैरव पांडे कथा का सशक्त एवं प्रगतिशील पात्र है। उसका छोटा भाई कुलदीप गांव के मल्लाह की विधवा पुत्री फुलमत से प्रेम करता है। ठीक है, और कुछ दिनों पश्चात वह गांव छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के पश्चात फुलमत कुलदीप के पुत्र को जन्म देती है। ठीक है, प्राचीन मर्यादाओं और वंश की लज्जा को बचाने के लिए भैरव पांडे दोनों को कोसते हैं। भैरव पांडे कुलदीप के घर छोड़कर जाने से बहुत दुखी रहते हैं। मुखिया ग्रामीण समाज का प्रतिनिधि और अंधरूढ़ी समर्थक चरित्र है। जो मुखिया है गांव का वो अंधविश्वासी है, वह ईर्ष्यालु और क्रूर है। धनेसर चाची, ईश्वर भगत, जगेसर पांडे आदि उसी वर्ग के ईर्ष्यालु दूसरों की निंदा करने वाले चरित्र हैं। उन्हें कलंक कथा कहने सुनने में रस मिलता है। कर्मनाशा नदी अंधविश्वास का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि कर्मनाशा की बाढ़ नरबली के बिना नहीं घटती है। कर्मनाशा का जल बढ़ते हुए पंचायत हुई जिसमें फुलमत और उसके नवजात शिशु को कर्मनाशा में फेंकने का दारुण निर्णय सुनाया गया और भैरव पांडे का विचार इस पर आमंत्रित किया गया कि भैरव पांडे का क्या विचार है। भैरव पांडे दृढ़ निश्चयी मानवीय समाज के संस्थापक हैं। उन्होंने फुलमत की गोद से बच्चे को ले लिया और चिल्लाते हुए कहा कि कर्मनाशा की बाढ़ दुधमुहा बच्चे और अबला की बलि से नहीं बल्कि बांधों को बांधने से रुकेगी। नदियों पे बांध बनाने पड़ेंगे, ना कि गरीबों की जान देनी पड़ेगी। कर्मनाशा की हार भैरव पांडे के अटल संकल्प और दृढ़ निश्चय से हुई। आज समाज में व्याप्त इस तरह के अंधविश्वासों को समूल नष्ट करने के लिए भैरव पांडे को नवीन जीवन धारण करना होगा, तभी समाज मजबूत बनेगा। तो ये इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है, तो कर्मनाशा की हार का ये था सारांश। यानी जो नदी है कर्मनाशा उसको हराने के लिए हमें जरूरी नहीं कि मनुष्यों की बलि देनी चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि अंधविश्वासों को हम मिटाएं और उसकी जगह पर हम प्रत्येक चीज को, समाज के रीति रिवाज नियम कायदे कानून को आंखें खोल कर देखें और उसमें जो समाज के हित की चीजें हैं उन्हें हम लागू करें और जो समाज के अहित की चीजें हैं उनको हम हटा दें। ठीक है, तो ये होना चाहिए, अंधविश्वासों को दूर करना चाहिए, किसी भी काम को सार्थक तरीके से निपटाना चाहिए। अब नदी में हर साल बाढ़ आएगी, कुछ लोगों को आप मार देंगे उसमें डूबोगे तो क्या बाढ़ रुक जाएगी? नहीं। लेकिन यदि एक बार उस पर बांध बनवा दिया जाए तो फिर वो बाढ़ कभी नहीं आएगी और किसी को मरने की नौबत भी नहीं आएगी, है ना। तो कर्मनाशा हारी मगर दृढ़ संकल्प के आगे, ना कि नरबली के आगे, अंधविश्वास के आगे। अंधविश्वास से कभी कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये थी कर्मनाशा की हार कहानी। अब बात करते हैं हम उन टॉपिक की जो हमने आपको कराए थे। बच्चों मैंने ग्रामर में आपको रस, छंद, अलंकार कराए थे। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको जो रस कराए थे वो श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, शांत रस, ठीक है, ये सारे रस मैंने आपको कराए थे। ठीक,
एक बार मैं लिख के आपको बता देती हूँ कौन कौन से रस मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कराया था श्रृंगार रस। इसके दोनों भेद मैंने आपको करा दिए थे। इसके बाद मैंने आपको कराया था करुण रस, हास्य रस, और मैंने आपको कराया था शांत रस। ठीक है, शांत रस भी मैंने आपको करा दिया था, और एक मैंने आपको कराया था वीर रस। ठीक है, तो इतने रस मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। ठीक है, तो इन रसों में से ही बच्चों कोई ना कोई रस आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको और रस करने की आवश्यकता नहीं है। 1, 2, 3, 4 और 5 रस मैंने आपको कराए थे। तो सामान्य हिंदी के और साहित्य हिंदी के छात्रों को इन्हीं 5 रसों का अध्ययन करना है। इनमें से ही कोई ना कोई आपके एग्जाम में आपको जरूर मिल जाएगा। अब बात आती है छंद की बच्चों। ठीक है, अलंकार की, सॉरी, पहले हम रस, फिर अलंकार, फिर छंद पढ़ेंगे। अलंकार में मैंने आप लोगों को जो अलंकार कराए थे बच्चों, वो कौन कौन से कराए थे मैं बता देती हूँ। और कुछ अलंकार रह गए थे जो मुझे आज आपको कराने हैं। ठीक है, अलंकार में मैंने आपको कराए थे शब्द अलंकार, या ऐसे रहने दीजिए, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, दोनों एक ही जगह पे मैं आपको लिख देती हूँ। मैंने आपको जो अलंकार कराए थे वो था अनुप्रास, यमक, रूपक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेही। ठीक है, ये सभी अलंकार मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है, अब 2 अलंकार मुझे और कराने हैं। ठीक है, ये अलंकार सामान्य व साहित्य हिंदी के छात्रों को पढ़ने हैं, सामान्य व साहित्य। लेकिन अब जो 2 अलंकार मैं कराने जा रही हूँ वो केवल आप साहित्य हिंदी के छात्रों के अध्ययन के लिए। ठीक है, साहित्य हिंदी के छात्र उसका अध्ययन करेंगे, यानी कि आर्ट वाले बच्चे। देखिए, अब जो मैं आपको अलंकार कराने जा रही हूँ उसका नाम है दृष्टांत। क्या है उसका नाम? दृष्टांत। ठीक है, उस अलंकार का नाम क्या है? दृष्टांत। अलंकार। ठीक है, दृष्टांत अलंकार। तो देखिए बच्चों, दृष्टांत माने उदाहरण। जहां हम किसी एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु का उदाहरण देकर समझाते हैं वहां दृष्टांत अलंकार होता है। ये तो बात आ गई कॉमन बात। ठीक है, अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, जहां उपमेय व्यक्ति, उपमान वस्तु। तो जहां उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब यानी कि व्यक्ति और उसकी परछाई के समान है ना, तो बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए वहां दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक, यानी कि किसी दूसरे का उदाहरण देकर बात को किया जाए तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि लिख लीजिए आप परिभाषा। परिभाषा लिख रही हूं मैं। जहां उपमेय व्यक्ति और उपमान होता है वस्तु जिससे उसकी तुलना की जाती है। जहां उपमेय उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी
हुए भी, यानी कि साधारण धर्म जो होता है उसमें भिन्नता होगी। यानी कि मान लीजिए मैं कांप रही हूँ और पेड़ कांप रहा है, तो मुझ में और पेड़ में तो अंदर है ना, साधारण धर्म में थोड़ा बहुत कुछ तो होगा, लेकिन फिर भी भिन्नता होते हुए भी वहाँ एकता दिखाई जाती है। उदाहरण दिया जाता है, भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, कथन किया जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत माने उदाहरण, एक प्रकार से दृष्टांत देना यानी कि उदाहरण दिखाना, ठीक है। जैसे कि प्रथम पंक्ति का प्रतिबिंब द्वितीय पंक्ति में झलकता है ना। इसमें प्रथम पंक्ति का प्रतिबिंब मैंने परछाई मान लीजिए आप, जैसे दर्पण में हम देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दिखता है ऐसे, प्रतिबिंब द्वितीय पंक्ति में झलकता है, द्वितीय पंक्ति में झलकता है। यानी कि पहली पंक्ति जो होगी उसका प्रतिबिंब दूसरी पंक्ति में दिखाई देगा। जैसे हम खड़े हैं और हमारा प्रतिबिंब शीशे में दिखाई दे, ऐसे दोनों पंक्तियां क्या होती हैं, प्रतिमान, यानी कहना चाहिए उपमेय और उपमान। तो उपमेय का प्रतिबिंब उपमान में दिखाई देगा, ठीक है। जैसे व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है वो शीशे में दिखाई देता है, ठीक। तो देखिए आगे, जहां उपमेय उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, वह दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें प्रथम पंक्ति का प्रतिबिंब द्वितीय पंक्ति में